बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 जून और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज करते हैं वाशिंगटन डीसी से, जहां से आपको याद दहानी करवानी है कि 14 जून बरोज़ हफ्ता तकरीबन 3 बजे दोपहर पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठी होगी और एहतजाज करेगी, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाशिंगटन डीसी आ रहे हैं एक परेड के अंदर शिरकत करने के लिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठे होकर इस अज़्म का इजहार भी करेगी कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इंडोर्स नहीं करती जो कुछ आज के डिक्टेटर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, जमहूरियत के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ, और उसके साथ साथ जिस तरीके से इमरान खान साहब, उनकी बीवी बुशरा बीबी और दूसरे बेगुनाह सियासी कैदियों को जेलों के अंदर रखा, मिलिट्री कोर्ट से लोगों को सजाएं दिलवाईं, पाकिस्तान में अदलिया को अपना यरगमाल बनाया, इलेक्शन लूटा, इन तमाम जराइम के खिलाफ पाकिस्तानी कम्युनिटी सरापाए एहतजाज होगी 14 जून बरोज़ हफ्ता तकरीबन 3 बजे दोपहर पाकिस्तानी एम्बेसी जो वाशिंगटन डीसी में है उसके सामने। मैं भी वहाँ मौजूद हूँगा, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। और इस व्लॉग के आखिर पर देखना मत भूलिएगा एक लाजवाल किस्म की कहानी, एक पाकिस्तानी की जो कनाडा से शिरकत करने के लिए खसूसी तौर पर 12 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पर आ रहे हैं। वजूहात वो बता रहे हैं कि वो क्यों आ रहे हैं, और वो आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे कि नहीं। बहुत ही उन्होंने मज़ेदार गुफ्तगू की है, इसलिए उसको ज़रूर सुनिएगा। वो इस व्लॉग के आखिर पर हम आपके सामने रखेंगे। 2 मिनट की वो गुफ्तगू है, वो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, अगली खबर इसी से रिलेटेड है। और अब हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके तमाम लोगों ने सर तोड़ कोशिशें की हैं कि मार्को रूबियो, तुलसी गैबर्ट या किसी और अहम वजीर जैसा कि डिफेंस के जो वजीर हैं, उनसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हो। अभी इस वक्त तक मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि उनकी कोई भी मुलाकात कंफर्म नहीं हुई। अब आप कहेंगे कि ये खबर सच है या झूठ है। खबर में इसमें 100% तो मैं कॉन्फिडेंस से आपके सामने नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, लेकिन बहुत ही मोतबर ज़राए से ये पता चला है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो कलीदी वज़ीर हैं उनमें से किसी ने भी अभी तक मुलाकात की हामी नहीं भरी। कोशिश भरपूर हो रही है और अभी कल का दिन मौजूद है, किसी से भी इसकी कंफर्मेशन अगर हो गई उनकी तो मुलाकात उनकी होगी। तो कोशिश ज़्यादा यही है कि मार्को रूबियो या तुलसी गैबर्ट या जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे, या फिर लगे हाथ कोई भी आ जाए ट्रंप की जो कैबिनेट है उनमें से, या सदर ट्रंप के साथ कोई तस्वीर बन जाए। ये भरपूर कोशिश हो रही है। अभी तक उसमें फील्ड मार्शल साहब को नाकामी हुई है, कोई मीटिंग नहीं है। शायद उनकी मीटिंग जो है वो सेंटकॉम के कमांडर जो जनरल माइकल कोरेला है उनके साथ उनकी मुलाकात हो जाए, या फिर पेंटागन के किसी और जनरल के साथ हो जाए। वो तो क्योंकि अमूमी बात है, वो मुलाकातें जनरल्स की एक दूसरे के साथ होती रहती हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि इंडोर्समेंट लेने के लिए, एक पाकिस्तान के अंदर पोस्चरिंग करने के लिए, खित्ते के अंदर पोस्चरिंग करने के लिए उन्हें ट्रंप काबीना के किसी वजीर से मुलाकात मिल जाए। जैसे ही हमारे पास कंफर्मेशन आई हम आपको ज़रूर बताएंगे कि किन से इनकी मुलाकात हो रही है, और अगर हमें मुलाकात के वक्त का या एजेंडे का पता चला तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर, और वो है यूएस सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला। उन्होंने अमेरिकी जो कांग्रेस है उसके सामने एक हेयरिंग थी जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ आजकल अमेरिका के मरासम कैसे चल रहे हैं। एक तो उन्होंने उन्हें पाकिस्तानी फ़ौज को या पाकिस्तान को फिनोमिनल पार्टनर कहा, और कहा कि बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं, और ताल्लुकात की जो वजूहात हैं वो भी उन्होंने बिल्कुल आश्कार कर दी। उसमें कोई हमारी कोई इकॉनमी पे या हमको इकट्ठा जैसे चाइना के साथ JF-17 बनाया, इस तरह की कोई शराकतदारी नहीं है। प्योरली उन्होंने बताया कि ऐसे दहशतगर्द जो अमेरिका को वांटेड है, या अमेरिका जिनको दहशतगर्द समझता है और उनको हंट करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तानी उनको पकड़ पकड़ के हमें दे रहे हैं। एक किस्सा उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं उन्होंने खुसूसी तौर पर मुझे खुद फ़ोन किया, और फ़ोन उन्होंने उस वक्त किया जब काबुल के आपको याद होगा पिछले दिनों में एक दहशतगर्द पकड़कर अमेरिका के हवाले किया था, जिस पर सदर ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया था। वो वाक़या जनरल माइकल जो अमेरिकी फ़ौज के जनरल हैं वो सुना रहे हैं कि जब उस दहशतगर्द को पकड़ लिया तो खुसूसी तौर पर फ़ोन आया
اور میرا خیال جعفر اس کا نام تھا ملزم کا، جس کو پکڑ کر حوالے کیا گیا تھا، اور جنرل عاصم منیر نے فون کر کے کہا کہ ہم نے اسے پکڑ لیا ہے، ہم آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں، پلیز صدر ٹرمپ اور سیکرٹری دفاع کو اس کا بتا دیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ کسی اور نے فون کر کے نہیں بتایا، پاکستان کے وزیر خارجہ نے نہیں بتایا، پاکستان کے کسی اور شخصیت نے نہیں بتایا، جنرل عاصم منیر نے ڈائریکٹلی فون کر کے سینٹ کام کے جو جنرل ہیں ان کو یہ بتایا، اور ساتھ اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ صدر ٹرمپ کو اور وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کو یہ بات پلیز بتا دیں کہ میں نے یہ پرفارمنس کی ہے۔ مین پپو پاس ہو گیا ہے، یہ بتایا ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے، کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب کو یہاں سے انڈورسمنٹ بہت ہی سخت چاہیے، اور ان کو بھی پتا ہے کہ جتنی انہوں نے ہیومن رائٹ وائلیشنز کی ہیں، ڈیموکریسی کا انہوں نے جنازہ نکالا ہے، عدلیہ کو جس طریقے سے یرغمال بنایا ہے، اگر امریکہ بہادر کا دست شفقت ان پر نہ ہوا تو پھر ان جرائم کے تو آپ کو پتہ ہے عالمی عدالت میں کیسز بھی ہو سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ان کی خواہش یہی ہے کہ امریکہ بہادر کا ان کی پشت پر ہاتھ ہو، اور اس کے لیے وہ مرے جا رہے ہیں، اور انہوں نے سیدھی ہی خواہش کر لی جنرل صاحب سے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ جنرل صاحب نے اب کانگریس میں جو ہیئرنگ ہوئی اس میں کھلے عام کہا کہ ہاں یہ بندہ پکڑ کے ہمیں دیا ہے، اور اس سلسلے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مجھے ڈائریکٹ کال آئی اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ بندہ پکڑ لیا، آپ کو دے بھی رہے ہیں، لیکن پلیز صدر ٹرمپ اور ان کے امپورٹنٹ وزراء کو اس بات کا ضرور بتا دیں۔ اب اس سے آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ ڈیسپریشن کتنی ہے۔ ایک طرف امریکہ کو تانے دیے جاتے ہیں، یا امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کو تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ یہاں احتجاج کیوں کرتے ہیں، آپ پاکستان کی بات باہر کیوں کرتے ہیں، اور دوسری طرف انڈورسمنٹ اتنی سخت چاہیے کہ فون کر کے ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ پلیز کسی بھی طرح سے ان کو ضرور بتا دیجئے۔ اچھا جی، اسی سے ریلیٹڈ آگے زلمے خلیل زاد بہت ہی آپ کو پتہ تگڑے ٹویٹس کرتے ہیں۔ زلمے خلیل زاد پاکستان کے اندر امریکہ کے امبیسڈر بھی رہے ہیں، افغان نژاد ہیں، افغانستان اور پاکستان کے معاملات کو گہرا سمجھتے ہیں۔ پاکستانی فوج اور طالبان کے مراسم ہوں یا کانفلکٹس ہوں، یا اس پورے ریجن کی جو آپ یہ کہیے کہ فوجی یا کانفلکٹ سائڈ کی ساری چیزیں ان کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، لگاتار فری عمران خان کی بات کر رہے ہیں، لگاتار بات کر رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کو آپ رہا نہیں کریں گے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب انہوں نے ایک نیا ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے جو کانگریشنل ہیئرنگ کے اندر سینٹ کام کے کمانڈر جنرل کوریلا نے جو پاکستان کو فینامنل پارٹنر کہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم پر، انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی ایگزیجریشن ہے، جنرل صاحب نے زیادہ ایگزیجریشن کر دی ہے۔ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے، یہ جو زلمے خلیل زاد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی انہوں نے ڈوئل گیم کھیلی، سبھی طرف یہ اپنے تعلقات رکھتے ہیں، ہماری طرف بھی دوسری طرف بھی، اور طالبان کے ساتھ بھی ابھی بھی ایسا ہی کریں گے، تو آپ آل دا وے ان پر ٹرسٹ نہ کریں۔ یہ ان کا آپ یہ کہیں کہ یہ سمری ہے ان کے ٹویٹ کی۔ تو زلمے خلیل زاد جب یہ بات کر رہے ہیں تو آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ کافی سارے لوگ امریکہ کے اندر ایسے ہوں گے جو یہ بات سمجھتے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں پر یہ بھی حوالہ دیا کہ یاد کیجئے ماضی میں اسامہ بن لادن ہمیں پاکستان سے ہی ملا تھا، جبکہ پاکستان اس ٹائم بھی ہمارا وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر ہمارا بھرپور پارٹنر تھا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، اب ذرا بجٹ کی بات کر لیں۔ کچھ تو ہم نے کل آپ سے بات کی تھی، کچھ چیزیں رہ گئیں بجٹ کی تو وہ بھی ضروری ہیں۔ موجودہ بجٹ میں فوجی فاؤنڈیشن، جس کے تحت فوجی سیمنٹ، عسکری سیمنٹ، فوجی فرٹیلائزر، دلیے شلیے آپ کو پتہ ہی ہے، یونیورسٹیاں، اس کے انڈر کچھ بینکس، کچھ انشورنس کی کمپنیاں، بہت کچھ ہے، سمیت 18 صنعتیں ذیلی کمپنیاں چل رہی ہیں، اس کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کی تجویز ہے۔ جی ہاں، پھر آپ سمجھتے ہوں گے جب بھی کبھی کوئی بات چیت ہوتی ہے تو ہمارے بہت سارے جنرل صاحبان کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ملٹری جو بناتی ہے انسٹیٹیوشنز وہ سویلین ادارے نہیں بنا پاتے، سویلینز اس طریقے کی چیزیں نہیں بنا پاتے جس طرح کی، تو کہتے ہیں آپ بھی بزنس کر لیں، آپ کو کون روکتا ہے؟ حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن کی وجہ سے کوئی اور بزنس میں اس طریقے سے سروائیو نہیں کر سکے گا۔ جب 20-25% یہی بزنس کا مارجن ہوتا ہے، اور یہی تقریباً ٹیکس لے کے اس کے بعد 20-25% بچانا، یہی
आर्ट होती है, कला होती है बिजनेस की, और आपको वही जो 20-25-30% टैक्स की छूट मिल जानी है, तो आप निकम्मे भी होंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। तो अब ये समझ से बाहर है कि अगर दूसरी सीमेंट बनाने वाली कंपनीज या फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनीज के ऊपर टैक्स है तो आपको छूट क्यों मिलती है? कारोबार तो फिर फेयर होना चाहिए ना। जब आप करने ही कारोबार लग गए तो फिर कारोबार में तो ईमानदारी रहनी चाहिए ना। बाकी छोड़ दें, चलें, ये तो एक अलग बहस है कि आपको कारोबार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको इस वक्त छोड़ देते हैं। चले मान लेते हैं कि आप कारोबार कर रहे हैं, तो कारोबार तो फेयरनेस के साथ करना चाहिए ना। मतलब अगर डीएचए बन रहा है तो डीएचए को अगर ज़मीन भी सरकारी मिल रही है, सस्ती मुराद भी मिल रही हैं, तो मुझे बताइए दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ उसको कैसे कम्पीट करेंगी? ऐसे ही फर्टिलाइज़र की बात हो रही है, ऐसे ही जो है वो सीमेंट की बात हो रही है, ऐसे ही आपकी दूसरी जो फौजी फूड्स, फौजी सीरियल्स, उनकी बात हो रही है। तो अगर टैक्स छूट लेनी है तो फिर उस सेक्टर में सभी को देनी चाहिए, ईमानदारी की बात यह है। और अगर दूसरों को नहीं देनी तो आपको भी नहीं मिलनी चाहिए। फिर कम से कम बिजनेस के, इकोनॉमिक्स के जो बुनियादी असूल हैं उनके ऊपर दो नंबरी नहीं करनी चाहिए हमें पाकिस्तान के अंदर। वरना फिर ये घाटा जो है, खसारा जो है, जब ये टैक्स की छूट दी जाती है अरबों रुपए की, तो उसका लोड जो है, उसका जो वज़न है, वो आम आदमी, गरीब आदमी को उठाना पड़ता है, और वो मुद्दतों से उठा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है आपकी ख्वाहिश ये है कि आइंदा भी वो यही उठाता रहे। आगे चलते हैं। मिडिल क्लास और आम आदमी के लिए गाड़ियां महंगी कर दी गई हैं। 800 सीसी की आल्टो पर 18% टैक्स लगा दिया गया है, जबकि लैंड क्रूजर 2021 मॉडल गाड़ी 40 से 50 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी। ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरफ जो करोड़ों रुपए की गाड़ी है, 8-10 करोड़ की गाड़ी है, वो 50 लाख रुपए के करीब सस्ती हो जाएगी, और जो 800 सीसी की आल्टो गाड़ी है उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया गया है। मतलब कि वो गाड़ी मजीद महंगी हो जाएगी। ये मेहरबानी फरमा रहे हैं। और अब 800 सीसी आप खुद ही समझ लीजिए कि वो छोटी सी गाड़ी, जो अब तो छोटी गाड़ियों में भी 1000 सीसी इंजन आ रहे हैं, बहुत ही जो छोटी गाड़ी है उसमें 800 सीसी, कुछ 600 650 सीसी की भी आ रही हैं आजकल, लेकिन वो बहुत ही छोटी गाड़ियां हैं। और बिल्कुल आप ये समझ लें कि जो आप उसे लोअर मिडिल क्लास कह लें, वो लोग उन गाड़ी को अफोर्ड कर पाते हैं। उनके लिए भी इन्होंने 18 मीन, अगर वो गाड़ी जो है उसका 5वां हिस्सा तकरीबन जो है वो एक कीमत के अंदर और ऐड कर दिया जाएगा। अगर वो गाड़ी जो है वो 10 लाख की है, 10 लाख का तो वैसे कुछ भी नहीं है, आजकल वो 30 लाख की होगी वो गाड़ी, तो अगर 30 लाख की है तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें 6 लाख और ऐड हो जाएंगे, और वो अब 35-36 लाख रुपए की गाड़ी जो है वो हो जाएगी। अच्छा जी, एक रिपोर्टर ने सिर्फ ये पूछा था कि बजट तकरीर में मुसल्लह अफवाज के लिए स्पेशल अलाउंस देने का ऐलान हुआ, ये कितना अलाउंस होगा और इसका बजट पर कितना बोझ बढ़ेगा? हैरत यह है कि वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी ख़जाना सवाल का जवाब देने से घबरा गए और फिर लाइन कट गई। मतलब कि उन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आगे पीछे कर दी, इस सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि वाज़े बता देना चाहिए कि भाई मुसल्लह अफवाज के लिए ये अलाउंस का बंदोबस्त हुआ है, ये 1 साल के लिए होगा, 2 के लिए होगा, 3 के लिए होगा। मीन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, खुलकर बताना चाहिए कि ये हमने अरेंजमेंट किया, इसमें छुपाने की कौन सी बात है। अच्छा जी, अगली बात उसी से रिलेटेड है, जैसे फौजी फाउंडेशन की पहले बात हुई, उसी से रिलेटेड सनाउल्लाह खान डॉन टीवी के साथ काम करते हैं, बहुत ही पहुंचे हुए रिपोर्टर हैं, मीन कोना मश्क और मेहनती रिपोर्टर हैं, सीनियर, अब तो मेरा ख्याल है कि ब्यूरो चीफ हैं शायद अपने उस फील्ड के। उन्होंने कहा है कि आपने 111 बड़े बड़े इदारों को टैक्स की छूट दी है, जिनमें अल शफा, ज़ियाउद्दीन जैसे महंगे तरीन हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी शामिल हैं, फौजी फाउंडेशन के सारे इदारे, बार काउंसिल्स भी शामिल हैं। इसकी क्या वजह है कि आप सियासी प्रेशर में आ गए हैं? अवाम को तो छूट आपने सारी ख़त्म कर दी है जो कुछ छोटी मोटी थी भी, और ये जो बड़े बड़े इदारे हैं अशराफिया के, जहाँ पर सहूलतें अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको आपने टैक्स की छूट दे दी है। इसके बारे में बताइए आप क्या कहते हैं? कोई जवाब नहीं था। इसका भी कोई खातिर ख्वाह जवाब जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं उनके पास नहीं था। अगली खबर जो आपको दूंगा वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुने और सर दुने। खबर यह है कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इन्फोर्समेंट स्टेशन बनेंगे। चलें, ये बात तो ठीक हो गया कि स्मगलिंग होती है, इसके लिए इन्फोर्समेंट स्टेशन बनेंगे। अगली बात ज़रा सुननी है। इन्फोर्समेंट स्टेशन के लिए रिटायर्ड जूनियर आर्मी अफसरान और फौजी एहलकारों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जा सकेगा। ये भी अच्छी बात है। हमारे जो अफवाज से लोग आते हैं पूरी दुनिया में, यही हमारे यहाँ नहीं है सिर्फ, पूरी दुनिया में अफवाज में से ज़्यादातर लोग
मिड 40s 50s अर्ली 50s के अंदर रिटायर होके आ जाते हैं, तो उनका सेकंड करियर उनका हक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर उन्हें नौकरी मिलती है या दी जाती है या उन्हें ट्रेन किया जाता है फ़ौज में। जब उन्होंने फ़ौज से सेपरेट होना होता है तो उससे पहले अगर उनकी ट्रेनिंग की जाती है कि उन्होंने कोई और जॉब हासिल करनी है, तो ये सब मामूल की बातें हैं, पूरी दुनिया में होती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब जो यहाँ हो रहा है ये थोड़ा सा मेरा सवाल है। अब जो स्मगलिंग हो रही है वो हाजिर सर्विस तो उसमें इन्वॉल्व है, तमाम महकमे, कोई सिर्फ फौज के नहीं, जिस जिसके भी काबू आया हुआ है वो काम। हाजिर सर्विस हैं तो बॉर्डर में से स्मगलिंग होती है ना। ये कोई घर की टूटी में से तो पानी लीक नहीं हो रहा, ये ईरान से स्मगलिंग हो रही है, ये कुछ चाइना से होती होगी, कुछ इंडिया से होती होगी, जो 7 मुल्क जुड़ते हैं उन्हीं से स्मगलिंग हो रही है ना, और वो बॉर्डर से हो रही है। और बॉर्डर पर रिटायर्ड नहीं, इस वक्त हाजिर सर्विस जो फौजी अफसरान हैं या रेंजर्स के हैं या पैरामिलिट्री के दूसरे हैं, एफसी के हैं, जो भी पुलिस है, जो भी जितनी भी फोर्सेस हैं, उन तमाम के लोग जो हैं वो बॉर्डर पर मौजूद हैं और उन्हीं की वजह से ये स्मगलिंग हो रही है। याद कीजिए कि जो आर्मी चीफ हैं, जब वो कराची गए थे, आज से 2 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने कराची के अंदर कारोबारी लोगों के साथ ये वादा किया था कि मैं स्मगलिंग रोक दूंगा, क्योंकि कारोबारी लोगों का सबसे बड़ा इशू ये है कि वो टैक्स देते हैं, स्मगलर्स टैक्स चोरी भी करते हैं। और मसलन आप पेट्रोल और डीजल की बात ले लीजिए, अरबों रुपए का पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में ईरान से स्मगल होता है। अब जब वो स्मगल होता है तो जो कंपनीज, पेट्रोल पंप्स और कंपनीज पूरा टैक्स दे के पेट्रोल बेचती हैं, वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाते और इसलिए उनका बिजनेस ख़राब होता है। और वो कहते हैं कि इस स्मगलिंग को रोकिए। आर्मी चीफ ने 2 दफ़ा कराची में ये वादा किया, पहले गए वादा किया, 6 महीने या साल के बाद दोबारा गए, फिर वादा किया, और दोनों दफ़ा हमें मुल्क के मायानाज जो एंकर हैं, कामरान खान, बहुत ही सीनियर एंकर हैं, उन्होंने एक स्पेशल ट्रांसमिशन टाइप ऑफ वीलॉग किया जिसमें उन्होंने एक एक लफ्ज़ आर्मी चीफ का बताया कि मैं इस स्मगलिंग को हर सूरत रोकूंगा। और उन्होंने मुतलका कोर कमांडर्स को, सदरन कमांड और दूसरों को इंस्ट्रक्शंस भी जारी की कि आज के बाद स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बिजनेस रिकॉर्डर ने एक खबर जारी की कि स्मगलिंग में इजाफा हो गया। जी हाँ, आर्मी चीफ के दोनों दफा वादा करने के बावजूद स्मगलिंग में बॉर्डर से इजाफा हो गया। अब फील्ड मार्शल साहब स्मगलिंग तो ना रोक सके, तो अब जो एक्टिव ड्यूटी हैं, हाजिर सर्विस लोग हैं, वो तो स्मगलिंग ना रोक रहे हैं बल्कि फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये बेचारे रिटायर्ड आके क्या कर लेंगे। मैं इनकी नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने पहले कहा नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन ये जिस मकसद के लिए आप नौकरी दे रहे हैं, ये तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। मतलब पहले हाजिर सर्विस कर रहे हैं, अब रिटायर्ड भी आके उसको फैसिलिटेट करेंगे उस स्मगलिंग को। तो ये हमारी समझ से बाहर है कि ये जो स्मगलिंग है ये आप कैसे रोकेंगे और आप कैसे रोकना चाहते हैं। जाने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने एक मैसेज रखूंगा। ये अली खान साहब हैं, ये कनाडा में रहते हैं, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। 12 घंटे की मुसाफत करके बाय रोड ये तशरीफ़ ला रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से फ़्लाइट बहुत महंगी है, शायद अफोर्ड नहीं कर सकते या शायद कर सकते हैं लेकिन जानबूझ के ड्राइव कर रहे हैं, ये उनको पता होगा या इस मैसेज में आपको पता चल जाएगा। लेकिन बहुत ही कंपेलिंग उन्होंने बातचीत की है। मैं चाहूँगा कि आप सुने भी, गौर भी करें और कमिटमेंट भी करें। और अगर आप चाहेंगे तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप में से कोई कनाडा से या उस सारे रास्ते से इधर आना चाहता है तो आप, क्योंकि उन्होंने वो सारा रास्ता भी मैप के ऊपर दिखाया हुआ है, तो इस व्लॉग के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक लिंक फिर शेयर कर दें, उस लिंक पर आप लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें, या इसी व्लॉग को आप एक दूसरे से बातचीत की जगह बना लीजिए क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन है, इसमें आप कमेंट कीजिए और एक दूसरे से आप कम्युनिकेट यहीं कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। एक काफ़िले की सूरत में अगर आप आएँ तो मैं खुले बाजुओं के साथ आपका इस्तकबाल करूंगा। अली खान साहब से मैंने ये वादा किया है कि जब वो पहुंचेंगे 12 घंटे की ड्राइव करके, मैंने ज़िंदगी में कभी मिला नहीं, जानता भी नहीं, लेकिन उनके जज्बे को देखते हुए उन्होंने ट्वीट किया था, मैंने वापस ट्वीट किया है कि जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो खुले बाजुओं के साथ मैं आपका वहाँ इस्तकबाल करूँगा, आप मेरे मेहमान होंगे, आपके साथ इंशाल्लाह हम लंच या डिनर भी करेंगे और जो भी मेहमान नवाजी एक्सटेंड कर सकते हुए वो करेंगे। आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। मेरी आपको रिक्वेस्ट ये होगी कि जो लोग भी इन इलाकों में रहते हैं वो इनसे कोऑर्डिनेट कीजिए और एक काफ़िले की सूरत में आप वाशिंगटन डीसी पहुँचिए ताकि आप भी हम आवाज़ हो सकें वहाँ से पाकिस्तानियों के साथ। सुनिए अली खान क्या कहते हैं। इस दफा हफ्ते वाले दिन मैंने छुट्टी लिया, मैंने सोचा फ्लाइट बुक कराता हूँ यहाँ से टोरंटो से वॉशिंगटन और फिर बैक। $700 की फ्लाइट पड़ रही थी, 1.5 घंटे की फ्लाइट टाइम है और उधर जाके आपने वापस आना। तो मैं ये फ्लाइट नहीं करा रहा। क्यों नहीं करा रहा? अभी पूरा हफ्ता काम करने के बाद जुम्मे वाले दिन मुझे रात को 10-11 बजे छुट्टी करके मैं घर जाऊंगा,
2-3 बजे सैटरडे वाले दिन सुबह सुबह निकलूंगा वहां से, नींद भी पूरी नहीं होगी, और उसके बाद 10-12 घंटे की तकरीबन ये ड्राइव है। 9 घंटे बता रहा है जीपीएस, लेकिन मैं रश वाले में और बाकी जगहों के ऊपर आपको स्टॉप पे टाइम लग जाता है, 12 घंटे लग जाते हैं आपको। ड्राइव करके मैं आऊंगा वॉशिंगटन, और उसके बाद फील्ड मार्शल साहब का स्वागत करके अगले दिन सुबह सुबह निकलूंगा और वापस 12 घंटे की ड्राइव करके टोरंटो आऊंगा। और इस सारी ड्राइव का मकसद ये नहीं है आपको बताने का, मैं देखो बड़ा मेन चीज ये वो मेरा दिल है कि मैं ये मुशक्कत करके आपको बताऊं कि यहाँ से और इन आसपास के एरिया से इधर आना कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी बताता हूँ स्टैटिस्टिक्स के साथ। जब इमरान खान कैपिटल वन अरीना में आया था तो कैपिटल वन अरीना भरा हुआ था और 35,000 लोग, इसकी कैपेसिटी पता कितनी है? 20,000 की इसकी कैपेसिटी। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर था, सूरज चढ़ा हुआ था, हर बंदा आना चाह रहा था। आज वो जेल के अंदर पड़ा हुआ, आज देखते हैं कितने लोग आना चाह रहे हैं। मेरी ये सारी मुशक्कत करने की वजह पता क्या? मैंने गूगल से पूछा कि यार वाशिंगटन एरिया के आसपास कितने पाकिस्तानी रहते हैं? तकरीबन 40,000 के आसपास वाशिंगटन एरिया के अंदर रहते हैं, और नीचे आप देखो 1,10,000 पाकिस्तानी जो है वो न्यूयॉर्क और उसके गिरदोनवा में रहते हैं। और न्यूयॉर्क से वाशिंगटन का रास्ता 5 घंटे का है। अगर मैं ये 12 घंटे की ड्राइव नीचे तक करके आ सकता हूँ और अगले दिन वापस 12 घंटे की ड्राइव करके वापस जा सकता हूँ वहां पे, तो आपका ये 3-4 घंटे की 5 घंटे की ड्राइव ना करने का क्या बहाना है? सिर्फ मेरा सवाल ये है। और मेरा उधर आना इमरान खान के लिए नहीं है, इस गरीब के लिए भी है जिसको आज तक कोई इंसाफ नहीं मिल सका, और 26 नवंबर के उन लोगों के लिए भी है जिनकी जानें उधर ली गई, और ये डॉक्टर मारन बलूच के लिए भी है। हमारी इस बलोच बहन को गैर कानूनी तौर के ऊपर इन लोगों ने अंदर रखा हुआ है, और हर उस इंसान के लिए जो कि गैर कानूनी तौर के ऊपर हिरासत में मौजूद है, उसके साथ हर बंदे के लिए ये वाला, इसलिए मैं ये मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।